Hello nursing masters. Today we are going to discuss about non-steroid anti-inflammatory drugs जिनकी इन्वेंशन 1961 प्लीज नोटेड डाउन 1961 में हुई और जो पहला एनसेड यस इन ड्रग्स को शॉर्ट फॉर्म में एनसेड बोलते हैं एनसेड। काफ़ी बच्चे मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है वो जो है इसको नसैड बोल देते हैं, गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एनसेड ड्रग्स, एनसेड, ठीक है, एनसेड इसको बोला जाता है। 1961 में इनकी इन्वेंशन हुई और जो पहला एनसेड ड्रग था दैट वाज एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है पहली इन्वेंशन थी और इनका जो दूसरा नाम है दैट इज नॉन नारकोटिक, प्लीज नोट इट डाउन, नॉन नारकोटिक नॉन ओपियोइड बेस्ड ड्रग्स, नॉन ओपियोइड बेस्ड ड्रग्स। क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है ज़्यादा उसको डिप्रेस नहीं करते, उसके ऊपर ज़्यादा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करते, जिसके कारण एनसेड की जो है वो फिजिकल डिपेंडेंस बहुत कम हो जाती है। और ये ड्रग्स हमारे दैट इज कार्डिनल साइंस, यस प्लीज, कार्डिनल जो हमारे साइंस हैं, प्राइम साइंस हैं, मेन साइंस हैं, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन जैसे सभी को पता है फीवर या फिर हाई टेम्परेचर, पेन, ठीक है जी, रेडनेस, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे रेडनेस होगी, ठीक है, देन पेन, रेडनेस, इन्फ्लामेशन या फिर वी कैन से स्वेलिंग, स्वेलिंग भी वहाँ पे आ सकती है, खुद इन्फ्लामेशन भी वहाँ पे हो सकती है। तो क्या ये हमारी जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, ये सिर्फ बॉडी को बाहर से ही चोट लगने से होती है, इंजरी होने से होती है, या फिर अंदर नहीं कुछ होता? आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है, कि अगर हम अपनी ब्लिंकिंग भी कर रहे हैं, पलके भी झपकते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी हम चल रहे हैं, हमारे अंदर काफ़ी जो है वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है बहुत बहुत छोटी माइक्रो इंजरीज होती हैं, जिनको हमारे प्लेटलेट्स प्लस हमारे जो लोकल हमारे जो दैट इज ग्लैंड्स हैं, सेक्रीशंस हैं, वो उनकी सेक्रीशन प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्रिन्स जो है उसको हील करती रहती हैं। इसी को माय डियर स्टूडेंट्स हमारी मेडिकल लैंग्वेज में वियर एंड टीयर बोला गया है, वियर एंड टीयर बोला गया है, हीलिंग जो है वो बोली गई है। तो जैसे कि सभी को पता है, हमने एनाटॉमी के काफ़ी लेक्चर्स में ये चीज़ पहले से ही डिस्कस कर रखी है कि ब्लड वेसल की जो अंदर की दीवारें होती हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज ट्यूनिका मीडिया, तो उसके अंदर प्रेजेंट हैं जी हमारे, ट्यूनिका मीडिया के अंदर प्रेजेंट हैं हमारे दैट इज कौन से सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, जो कि हमारी ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उसको बना के रखते हैं। हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे हम एक एंडोथेलियल सेल को बड़ा करके समझते हैं, तो है तो ये सेल है, ऑब्वियस है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स, इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स जो हैं, यहाँ पे मैं स्टार शेप बना रहा हूँ, वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है साइक्लो, यस प्लीज नोट इट डाउन, साइक्लो ऑक्सीजिनेज, साइक्लो ऑक्सीजिनेज, या फिर कई बुक्स में जो है सिंगल ओ भी यहाँ पे दिया हुआ है, साइक्लो ऑक्सीजिनेज, जिसको कि ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में हमने यहाँ पे डिनोट करना है दैट इज कॉक्स। कॉक्स जो है एंजाइम है साइक्लो ऑक्सीजिनेज, और ये कॉक्स जो है वो दो तरह का हो सकता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स यहाँ पे हमारा 2, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो ये कौन बना रहा है जी? ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो कि ब्लड वेसल की दीवारों के सबसे अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो ब्लड है, प्लाज्मा है, वो चल रहा है।
नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि हमारे ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये साथ में थ्रोम्बोक्सिन नाम की प्रोटीन्स भी बनाते हैं। थ्रोम्बोक्सिन, यहाँ पे इसको बोला गया है, थ्रोम्बोक्सिन नाम की प्रोटीन जो है वो भी यहाँ पे हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो बनाते हैं। ये थ्रोम्बोक्सिन, कॉक्स एंजाइम्स 1 और 2, इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जल्दी जल्दी नॉर्मल उसमें हमारी लाइफ में जल्दी जल्दी यहाँ पे प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने नहीं देते, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसको अवॉइड करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को अवॉइड करते हैं हमारे थ्रोम्बोक्सिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। बट बाय चांस हमने यहाँ पे ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी को तोड़ दिया, यहाँ पे इंजरी कर दी, तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया। ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया, यहाँ पे इंजरी हुई है, वूंड यहाँ पे जो है अभी हील करेगा, तो यहाँ पे हमारे कार्डिनल साइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। चाहे फिर ये इंजरी फिजिकल इंजरी हो, रोड साइड एक्सीडेंट हो, इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया हो, केमिकल बर्न हो गया हो, फ्रिक्शन के कारण हो, रेडिएशन के कारण हो, जो भी कारण हो, तो वहाँ पे हमारे ये कार्डिनल साइंस पेन, रेडनेस, स्वेलिंग जो है देखने को मिलेंगे। पेन यहाँ पे कहाँ से आएगा? पेन यहाँ पे नोसिसेप्टर्स, जो कि हमने स्किन के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, स्किन के चैप्टर में नोसिसेप्टर्स जो कि नर्व एंडिंग्स हैं। ऑब्वियस है ब्लड वेसल की दीवारों में भी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे वो नर्व एंडिंग्स क्या हो जाएंगी? स्टिमुलेट हो जाएंगी। बट इन नर्व एंडिंग्स को, मान लो ये एक नर्व आ रही है, इसकी आगे नर्व एंडिंग्स हैं ऐसे, इन नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करने का काम, यानी ब्रेन तक मैसेज भेजने का काम कौन कर रहा है? ये हमारे कॉक्स एंजाइम्स कर रहे हैं, कॉक्स एंजाइम। बट सारा जो हमारा नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का जो लेक्चर है, एनसेड्स का जो लेक्चर है, वो इन दो एंजाइम्स के ऊपर फोकस करेगा। ऑलराइट, यहां पे दो एंजाइम्स के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जो कि यहां पे बना रहे हैं जी प्रोस्टाग्लैंडिन। प्लीज नोट इट डाउन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, ठीक है, कहां से बना रहे हैं? क्योंकि अब प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर डायरी एंड योर नोटबुक। आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेल है उसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है जी? बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। ये जो हमारा टेल एंड है, ये जो हमारा टेल एंड है, इसके आखिरी यहाँ पे 20 जो हमारे कार्बन चेन्स हैं, ये वाले हमारे जो कार्बन चेन्स हैं, ये वाले अपना इस यूनिट को 20 यूनिट कार्बन को 20 यूनिट, ये जो कार्बन का यूनिट है यहाँ पे एंड में हमारे बायफॉस्फोलिपिड लेयर में 20 यूनिट का कार्बन का ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है जी, प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको बोला जाता है, आपने सबसे पहले लिखना है ए के बाद रेची, ए रेची, ठीक है, रैकिडोनिक एसिड किसका बना होता है? रैकिडोनिक एसिड का, अरैकिडोनिक एसिड। तो मैंने आपको स्पेलिंग बता दिए, अरैकिडोनिक एसिड के साथ ये जो हमारे 20 कार्बन यूनिट्स हैं ये बने होते हैं। हमारे जो कॉक्स एंजाइम्स हैं, इन 20 कार्बन यूनिट या फिर अरैकिडोनिक एसिड की हेल्प के साथ क्या बना रहे हैं जी? प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को लोकल हार्मोन्स भी जो है वो बोला जाता है। लोकल हार्मोन्स जो कि ऑर्गन में ही बनते हैं उस एरिया में, और वहीं पे अपना रोल प्ले करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद ये जो है लिवर के द्वारा, किडनी के द्वारा इनका ब्रेकअप कर दिया जाता है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है कि क्या जो गेम है वो चल रही है, इन्फ्लामेशन में होता क्या है। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है चोट लगने के बाद इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस देखने को मिले। यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे रप्चर हुई है, जहाँ पे चोट लगी है, इंजरी हुई है, उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं?
एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? साइक्लोऑक्सीजिनेज, दो तरह का, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, नोसिसेप्टर्स। यहां पे चोट लगते ही हमारा जो एंडोथीलियल सेल के अंदर ये एंजाइम है कॉक्स एंजाइम, ये एरिकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना शुरू कर देता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन करते क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड वेसल के डायामीटर को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। यहां पे पहले ये नॉर्मल थी, अब ये काफी वाइड हो चुकी है, यानी कि इसका यहां पे हो चुका है जी वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस हो गई, और यहाँ पे हमारा जो नर्व एंडिंग्स हैं वो हमारे ब्रेन को जाके, ब्रेन के अंदर यहाँ पे हम जो है ब्रेन बना लेते हैं, ब्रेन के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो जाके मैसेज देते हैं कि भाई साहब आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए। चोट लगने के कारण यहाँ पे बैक्टीरिया भी तो आए हैं, बैक्टीरिया भी तो आएंगे। बैक्टीरिया कहाँ नहीं है? खतरनाक बैक्टीरिया, एंटीजन्स बॉडी में एंटर करेंगे, डेंजरस वाले जी, डेंजरस वाले, ठीक है। तो ये एंटर करेंगे, इनको भी तो किल करना है। और सभी को पता है कि फीवर जो है वो बॉडी का एक रेजिस्टेंस मेथड है, जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो हमने यहां पे देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रही हैं, और साथ में एक चीज और बन रही है जी, प्लीज नोट इट डाउन, दैट इज लिकोट्रिन्स, दैट इज लिकोट्राइन्स या फिर लिकोट्रिन्स, लिकोट्रिन्स बन रही हैं, लिकोट्रिन्स, ठीक है। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, जहां पे भी डाउट हो बैक जाके देखिए, आपको एक बार एनसेड समझ आ गया, लाइफ लॉन्ग आपकी मौज रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म यहां पे समझ आ गया, यहां पे ये मैकेनिज्म समझ आ गया, अब हमने क्या करना है? अब हमने ड्रग्स देके इन्फ्लामेशन को क्या करना है? कम करना है। रेडनेस को क्या करना है? कम। पेन को कम, फीवर को कम। तो यहां पे हमारी जो ड्रग कैटेगरी है एनसेड, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये क्या करेंगे जी? ये हमारे क्या क्या करेंगे? ये हमारे सबसे पहले रेड बल्ब चलाएंगे जाके, किसको रोकेंगे? कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ओके, अगर ये दोनों इनहिबिट हो गए तो ऑब्वियस है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो जाएंगे? इनहिबिट हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो जाएंगे जी? इनहिबिट हो जाएंगे। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएंगे तो लिकोट्रिन्स भी जो हैं वो भी तो इनहिबिट होंगे। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हुए तो यहां पे फीवर, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए, हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर लीजिए। वो ये है कि एनसेड ड्रग्स कभी भी ज्यादातर केसेस में जो है डिजीज को ट्रीट नहीं करते, दे डू नॉट ट्रीट द डिजीज। ये जो हैं हमारे पेन, सेंसेशन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस को कम कर देते हैं, जो हमारे एनसेड ड्रग्स हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में हमने काफ़ी कुछ जो है डिस्कस किया, समझा, इसके बारे में हमने इसके इन्वेंशन के बारे में समझा, और हमने देखा भी क्या क्या जो है रोकते हुए, क्या क्या इनहिबिट करते हुए ये जो हमारे एनसेड ड्रग कैटेगरी है ये काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। सो यहाँ तक हमने जो है वो हमारी इंजरी, वुंड हीलिंग के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रिन्स का जो हमारा फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि हमारी जो एंडोथीलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल की, उसके हमारे जो सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल, उसके अंदर प्रेजेंट है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। नॉर्मल लाइफ में ये हमारे जो कॉक्स 1, प्लीज नोट इट डाउन, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड 2 जो है वो कई सारे काम जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने का काम 37 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है हमारे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 के द्वारा बनाए गए प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं,
ठीक है जी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं हमारे फ्रेंड भी हैं, बट जब ये नॉर्मल से ज़्यादा बनते हैं तब वहाँ पे इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस या फिर स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलती है, कार्डिनल साइंस। ठीक है जी। ज़्यादा मात्रा में जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं तब हमारे लिए वो प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज अगर हम वो टॉपिक हमारा याद करें दैट इज ऑफ रिगार्डिंग दी किडनी, तो किडनी के अंदर हमें पता है कि नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। ठीक है जी। नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे हम एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारी दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो यहाँ पे एंटर कर रही है। एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर एंड इफरेंट हमारी जो आर्ट्रियोल है वो बाहर जा रही है। तो इस ब्लड वेसल की दीवारों में भी, इस ब्लड वेसल की दीवारों में भी एंडोथेलियल सेल लगे होंगे यहाँ पे, ऐसे है ना, मजेदार बात। तो यहाँ पे टॉपिक समझना जरूरी है कि एंडोथेलियल सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये एंडोथेलियल सेल क्या बनाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर सकते हैं, वेजो डायलेशन। अगर किसी नॉर्मल उसके कारण, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी के कारण यहाँ पे रीनल ब्लड फ्लो, हमारी किडनी के अंदर जो 1 मिलियन 10 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर, 2 के हो गए अंदर हमारे 20 लाख नेफ्रॉन। अगर इन 20 लाख नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम हुई तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल COX-1 एंड COX-2 की हेल्प के साथ क्या बनाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर ब्लड वेसल का इंक्रीज होगा। तो ज़्यादा मात्रा में नॉर्मल से जो ब्लड है वो रीनल परफ्यूजन जो है यहाँ पे शो करेगा। रीनल परफ्यूजन का मतलब है कि फिल्ट्रेशन के लिए कितना ब्लड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ज़्यादा मात्रा में आएगा। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। जैसे कि हमने अनाटॉमी में स्टडी किया हुआ है कि नॉर्मली 120 ml पर मिनट जो है हमारी किडनीज ब्लड फिल्टर करती हैं। तो हर टाइम यहाँ पे ब्लड 120 ml की सप्लाई बना के रखने का काम हमारे छुपे रुस्तम प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहे हैं, जिनको बनाता है COX-1 एंड COX-2। इसके अलावा हमारे जो दैट इज स्टमक है, हमारा स्टमक के जो अंदर चीफ सेल्स हैं, पाइटल सेल्स हैं, वो क्या बना रहे हैं, लगातार HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे हम चलते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है और इसके अंदर यहाँ पे सेल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सेल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ पे प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो यहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्टमक के अंदर म्यूकस की सिक्रीशन को इंक्रीज करने का काम जो है वो यहाँ पे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं। लोकल हार्मोन्स कह लो, लोकल सिक्रीशन कह लो आप, ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे प्लीज नोट कर लीजिए, ये एनक्लेक्स RN एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है कि COX-1 एंड COX-2 जो है वो हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस भी जो बनाते हैं, बाइकार्बोनेट्स आयंस भी जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे क्या करेंगे, ये HCl के साथ यहाँ पे स्टमक को न्यूट्रलाइज करते हुए क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी स्टमक की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, COX-1 एंड COX-2। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, हाईलाइट कर लीजिए उसको आप नोट करने के बाद, वो ये है कि हमारे साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जो हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करते हैं। इंजरी होने के बाद ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने में एग्रीगेशन, प्लीज नोट दिस वर्ड, एग्रीगेशन में हेल्प जो है वो करते हैं, कलेक्ट होने में। ठीक है जी।
वेयर एज दूसरी साइड पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा जो COX-2 है, COX-2 एंजाइम है हमारा, वो यहाँ पे प्लेटलेट्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे उसकी एग्रीगेशन जो है, कलेक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, COX-1 एंड COX-2 के बीच में, जो कि आपको नोट भी करना चाहिए प्लस साथ में हाईलाइट भी करना चाहिए कि हमारा जो COX-1 है इट इंक्रीजेस प्लेटलेट एग्रीगेशन वेयर एज COX-2 डिक्रीजेस प्लेटलेट एग्रीगेशन। बाकी अगर आप इनका काम देखें तो फीवर ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन दोनों कर रहे हैं। ठीक है जी, जीआई इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम कौन सा करता है, COX-1। COX-1 जो एंजाइम है ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा के रखता है। ठीक है जी, और पेन करने का काम तो दोनों ही कर रहे हैं। बट यहां पे हमारा जो COX-2 है ये ज्यादा मात्रा में कहां पे पाया जाता है जी, ये ज्यादा मात्रा में हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है बॉडी में, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, वहां पे ये हमारा जो COX एंजाइम है ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पे एज के कारण, इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है जी रेमेटॉइड अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट जो है यहाँ पे आर्थराइटिस यहाँ पे हो सकती है जी, अर्थराइटिस। ठीक है जी, आर्थराइटिस यहाँ पे देखने को मिल सकती है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है ज्यादा मात्रा में हमारे इस लेयर में प्रेजेंट है COX-2, जो कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस कर सकते हैं, बोन को ऑस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक हमने COX-1 एंड COX-2 के डिफरेंस को समझा। अब हम हाथ लगते, ठीक है, अगर हम यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो काफ़ी कुछ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ड्रग की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन ड्रग की बात करते हैं। मार्कर भी आज पढ़ के राजी नहीं है, मेरे सारे मार्कर पढ़ के राजी नहीं हैं, बट मैं पढ़ा के राजी हूँ। एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है ड्रग है, इसकी बात करेंगे। ये जो ड्रग है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को, प्लीज नोटेड डाउन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है। अब हमारा एक पेशेंट है जिसकी कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट, अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है। तो एस्पिरिन जो है यहाँ पे क्या करेगी, COX एंजाइम को 1 को इनहिबिट करेगी। COX-1 को इनहिबिट करेगी तो प्लेटलेट्स इकट्ठे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे प्लेटलेट्स की काउंटिंग जो है, गिनती जो है वो कम हो जाएगी। जनरली इसको पता है लोग क्या बोलते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट को बताने के लिए, जनरली पेशेंट को बताने के लिए हॉस्पिटल सेटिंग में एस्पिरिन, डेस्पिरिन के बारे में ये बोला जाता है कि खाली पेट जो है ये इंजरी करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ड्रग्स हैं खून को, ब्लड को पतला करती हैं। पतला खून होता क्या है, पतला मीन्स पानी नहीं, ऐसा नहीं है। पतला मीन्स जिसमें सिंपल है प्लेटलेट की कमी हो, प्लेटलेट जो है इकट्ठे ना हो पाए। ऑब्वियस है ये उसके लिए, हार्ट पेशेंट के लिए गिफ्ट है कि यहाँ पे प्लेटलेट जो है इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। क्लॉट को डिसॉल्व करने में ये जो हमारा ड्रग है एस्पिरिन, स्मॉल डोज में पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट को बोला जाता है, हार्ट पेशेंट को, कि आप जो है एस्पिरिन ये रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट करने से प्रिवेंट करती है। ठीक है जी, एस्पिरिन जो है हमारी। उसके बाद जो हमारी दूसरी ड्रग है दैट इज आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन, यहां पे पहले आई लिख लिया हमने, फिर ब्यूप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, प्लीज नोट इट डाउन, जिसको आप आम भाषा में ब्रूफन बोलते हैं। ये भी जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है, COX-1 को इनहिबिट करती है हमारी, दैट इज आइबुप्रोफेन, और इन्फ्लामेशन को कम करती है। ऑब्वियस है फीमेल हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हैं, उनको पता होगा कि ज़्यादातर फीमेल्स पिंक कलर की जो टैबलेट है आइबुप्रोफेन यानी कि ब्रूफन, वो यूज़ करती हैं ड्यूरिंग डिसमेनोरिया, पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन, काफ़ी पावरफुल जो है, उसको कम करने के लिए, उसके पेन को, इन्फ्लामेशन को, ठीक है, कम करने के लिए यहाँ पे ब्रूफन जो है कॉमनली यूज़ की जाती है।
इसके अलावा यहाँ पे एक और ड्रग है जो कि COX-1 को इनहिबिट करता है, दैट इज सेलिब्रेक्स, दैट इज सेलिब्रेक्स। प्लीज नोट इट डाउन, सेलिब्रेक्स। सेलिब्रेक्स जो है ये COX-1 इनहिबिटर है, COX-1 को जो है यहाँ पे इनहिबिट करती है, ठीक है जी। COX-2 को भी करती हैं, यानी अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए आप, साथ में लगते ही हाथ लगते कि यहाँ पे कुछ ड्रग्स जो हैं वो दोनों पे काम करती हैं, दोनों पे काम करती हैं, दैट इज COX-1 एंड COX-2, ठीक है जी। जो दोनों पे काम करती हैं उनको बोला जाता है नॉन सिलेक्टिव, यानी कि इनका कोई वो नहीं है, चुनती नहीं है, बस दोनों को उड़ा देती हैं, नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर। यस, ये बुक्स में वर्ड दिया हुआ है जी, नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स। तो अगर एग्जाम में सीधा सीधा ABCDE पार्ट में पूछ लिया गया नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर, तो उसमें कौन सा ड्रग लिखना है, एस्पिरिन। कौन सी कैटेगरी पूछी गई है, NSAID ड्रग पूछा गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है आपको सीखने को मिला। और जो सिलेक्टिव हैं, और जो हमारे सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स हैं वो काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वो ज़्यादातर COX-2 को जो है इनहिबिट करने का काम करते हैं, COX-2 को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि अगर COX-1 इनहिबिट हुआ तो स्टमक की लाइनिंग भी यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगी, कम बनाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनाएगी तो HCl जो है वो तो नॉर्मल बन रहा है, तो यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन, GI डिस्कम्फर्ट या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इसीलिए हमने नर्सिंग केयर के अंडर, मेडिकल केयर के अंडर पेशेंट को ये बताना होता है कि एस्पिरिन डिस्पिरिन आपने जो है वो विद मील्स, विद खाने के साथ आपने लेनी है। तो GI डिस्कम्फर्ट का रीजन आपको पता चला कि अगर COX-1 नहीं होगा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे और GI जो मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज हो जाएगी गैस्ट्रिक इरिटेशन के प्रति, HCl के प्रति, जिसके कारण यहाँ पे पेन होगा, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पेशेंट को महसूस होगा। तो हमने यहाँ पे एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और सेलिब्रेक्स के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे एक बात और भी समझ लें कि हमारा जो ड्रग है दैट इज एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो है टाइलेनॉल, प्लीज नोट इट डाउन, टाइलेनॉल, टाइलेनॉल इसको बोलते हैं, एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो है ये एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है, यानी नर्व एंडिंग्स को क्या कर देता है, ये डिसेंसिटाइज कर देता है। नर्व एंडिंग्स के पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि मान लीजिए डिस्मेनोरिया पेन फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान बार बार हो रहा है, ठीक है। तो हर बार ब्रूफन उन्होंने ले ली यहाँ पे मेडिसिन, बट हर बार ब्रूफन लेके वो पेन तो नहीं उनको महसूस होता, बट आगे जाके पता चला कि पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जब स्कैन करवाया, ठीक है जी, जब भी टेस्ट करवाए डॉक्टर के कहने पे, तो पता चला कि अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है जिसके कारण पेन होता है वो वहीं के वहीं है। हमने ब्रेन तक जो मैसेज है बस वही पहुंचने नहीं दिया। तो हमारा जो एसिटामिनोफेन है, टाइलेनॉल है, ये ड्रग ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर, ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि पेन की सेंसेशन को रोकते हैं, और एंटीपायरेटिक है, यानी कि फीवर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फीवर को कौन कंट्रोल कर रहा है, फीवर को हमारा, यस प्लीज, कौन कंट्रोल कर रहा है, फीवर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है जी, हाइपोथैलेमस। ओके, ये हमारा ब्रेन आ गया यहाँ पे, ओके, ब्यूटीफुल ब्रेन, और इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के पास जाके हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इन्फेक्शन के दौरान बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवा देते हैं। अगर हम एनसेड ड्रग देंगे, पैरासीटामोल, ठीक है, टाइलेनॉल, एसिटामिनोफेन, इसका दूसरा नाम PCM, पैरासीटामोल, इसको काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो एनसेड कैटेगरी में मानते भी हैं और नहीं भी मानते, ठीक है जी। बट इसकी हाई डोज जो है ये एनसेड का काम कर सकती है, बट हाई डोज ऑब्वियस है टॉक्सिसिटी क्रिएट भी करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एसिटामिनोफेन जो है
टाइलेनॉल जो है, पीसीएम पैरासीटामोल जो है, ये हाइपोथैलेमस को जाके उसके प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देती है, वहाँ के जो नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं, और हाइपोथैलेमस भाई साहब को ये मैसेज आता है कि प्लीज़ वापस जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आइए, ठीक है, फीवर को कम कीजिए। तो इस तरह जो हमारे ड्रग्स हैं ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 की हेल्प के साथ, प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प के साथ, ल्यूकोट्रीन्स की हेल्प के साथ जो है ये सारे काम नॉर्मल फिजियोलॉजी में मेंटेन करते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं आपने देखा कि कैसे जो है प्रॉपर काम करती हैं। So in the next part we are going to discuss about different drugs one by one along with dose and nursing management. Hello nursing masters. So after the discussion of the definition, types and the mechanism of action of NSAID, अब जो है हम हर एक ड्रग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ड्रग है दैट इज कम्स अंडर दी नॉन सिलेक्टिव, यानी कि दोनों को टारगेट करने वाला, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। उसका नाम है जी एस्प्रिन। ये जो है हमारा ड्रग हेडेक के लिए, सिर दर्द जब होता है, मसल टेंशन के लिए, मसल टेंशन ऑब्वियस है, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन कम करेंगे तो मसल टेंशन कम होगी। मान लीजिए यहाँ पे मेरे चोट लगी है तो मैंने जो है यहाँ पे NSAID ड्रग ले रखी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पाज्म हो रखा था डंबल उठाने के कारण, अब जो है वो पेन गायब हो चुका है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण, ठीक है जी। और हमारा जो है अर्थराइटिस, जैसे मैंने अभी बताया, अर्थराइटिस के केस में यहाँ पे जो है हमारा ड्रग है ये हमारा जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है। बट इसका जो मेन प्रॉब्लम है ड्रग का वो है कि इसकी डोज जो है हमें वो ज़्यादा अमाउंट में लेनी पड़ती है, दैट इज़ 3 to 4 ग्राम्स। 3 to 4 ग्राम्स जो है वो डोज लेनी पड़ सकती है, और ऑब्वियस है फिर वो डोज जो है वो साइड इफेक्ट भी क्रिएट करेगी। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ऑब्वियस है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकता है एस्प्रिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रोकता है। इंडिकेशंस में पेन, फीवर, मजेदार बात देखो कितना सिंपल टॉपिक है, पेन, फीवर, स्वेलिंग, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में सभी को पता है कि क्लॉट बन जाता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए एस्प्रिन जो है मैंने बताया एज ए प्रोफाइलैक्टिक ड्रग भी जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें एस्प्रिन की तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर, यस, पेप्टिक अल्सर के अंदर हम जो है पेप्टिक अल्सर, ठीक है, यहाँ पे ये चल नहीं रहा भाई साहब, ये है हमारा पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे स्टमक के अंदर पहले से ही जो है अल्सर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ऊपर से हमने यहाँ पे ब्लड को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, GI ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, GI ब्लीडिंग जो कि स्टूल के द्वारा मैनिफेस्ट होगी, वॉमिटिंग के द्वारा मैनिफेस्ट हो सकती है। तो चिकन पॉक्स हो गया, यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर पहले से ही प्लेटलेट कम है तो जैसे डेंगू का मरीज़, आपने सुना होगा डेंगू के मरीज़ को एस्प्रिन डिस्प्रिन नहीं दी जाती। अब आपके सामने काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो समझ आ रहे होंगे आपको, आपने नोट्स बनाए हैं, आई होप आपने टॉपिक को समझा है। वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको समझ आने वाला है। डोज की बात करें तो अडल्ट के लिए इसकी डोज है जी दैट इज 0.3 से लेके 0.6 ग्राम, यस ग्राम, फॉर एवरी 6 to 8 आवर्स। माइनर पेन में इसकी डोज जो है ये ऐसी है, और अगर रेमेटॉइड अर्थराइटिस है तो 4 से 5 ग्राम इसकी डोज जा सकती है, 4 से 5 ग्राम। और अगर सिंपल बोलें तो 75 mg पर किलोग्राम पर डे फॉर फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन अगर पेशेंट को रेमेटॉइड अर्थराइटिस है तो पहले 3 दिन 75 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट जो है वो यहाँ पे मेडिसिन लेगा, ठीक है जी। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें तो 60 to 100 mg, प्लीज नोट इट डाउन, 60 to 100 mg जो डोज है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर हम अभी बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो डिजीनेस,
स्किन रैश एंड पेप्टिक अल्सर पेन हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और हमारा फेवरेट जो है हाइपर सेंसिटिविटी तो हो ही सकती है, ऑब्वियस है जी यहाँ पे। और अगर हमारे फीमेल्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमने बहुत ध्यान से जो है डोज प्रिस्क्राइब करनी होती है ड्यू टू ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, हो सकता है प्लेटलेट काउंट जो है अगर कम हो तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। और यहाँ पे हमने, अगर हमारा जो पेशेंट है वो एक चाइल्ड है और उसके अंदर जो है कन्फ्यूज़न, रैपिड ब्रीदिंग और स्वेटिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है जी, प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी हमने बड़े ध्यान से इसकी डोज जो है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं एस्पिरिन की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बड़ा सिंपल है जी, टेक दिस ड्रग विद फूड टू प्रिवेंट जीआई डिस्टर्बेंस। रट्टा मत मारो कि पेशेंट डॉक्टर ने बोल दिया पेट खाली पेट नहीं लेनी, सुन लिया भी खाली पेट नहीं लेनी, ना लॉजिक पूछा ना कंसेप्ट क्लियर हुआ, बस पता है जी खाली पेट नहीं लेनी, ऐसे नहीं है। तो ये जो ड्रग है हमारा, ये 15 मिनट से कम 2 घंटे तक जो है अब्जॉर्ब होता है। तो खाली पेट जो है ये जीआई डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग कर सकता है। और अगर किसी पेशेंट की, यस प्लीज, सर्जरी होनी है 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, तो पहले ही अगर उसकी एस्पिरिन थेरेपी चल रही है उसको भी जो है बंद करने को बोला जाता है, ऑब्वियस है, ड्यू टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग प्रॉब्लम। और अल्कोहल इंटेक जो है इसके साथ इंटरफियर करेगी इसकी अब्जॉर्प्शन में, उसको भी जो है अवॉइड करने को बोला जाता है, ठीक है जी। एस्पिरिन के बारे में क्लियर है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, ऑनलाइन क्लास जो देख रहे हैं लेक्चर, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, दिल खोल के पूछिए, हम बैठे हैं आंसर करने के लिए। उसके बाद जो हमारा ड्रग है दैट इज आईब्यूप्रोफेन। ब्यूप्रोफेन ये जो है प्रोपायोनिक एसिड से तैयार होती है, प्रोपायोनिक एसिड जो कि लैब में तैयार होता है, उससे फिर ये ड्रग जो है वो तैयार होती है। और सभी को पता है ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और इसके साइड इफेक्ट भी वही हैं जी माय डियर स्टूडेंट्स, जीआई डिस्कम्फर्ट, अब्डोमिनल पेन, और यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है उसको भी ये ड्रग जो है वो कम कर देती है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो काफ़ी फीमेल्स को पता होगा कि ब्रूफन के जो हमारा वो स्ट्रिप होती है, पत्ता होता है, उसके ऊपर क्या क्या डोज लिखी होती है। 200 mg के तो इसके कैप्सूल आते हैं, उसके बाद है 100 mg, 200 mg से लेके 600 mg तक ये जो हमारी आईब्यूप्रोफेन है, ब्रूफन है, ये जा सकती है, ये जो है जा सकती है। और ओरली ये ड्रग जो है बड़ा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ओरली ये बड़ा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और लिवर के द्वारा मेटाबोलाइज जो है ये हो सकता है। और इसी के साथ मिलता जुलता एक और ड्रग भी है दैट इज नेप्रोक्सेन, ठीक है जी, उसकी डोज जो आती है 250 mg नेप्रोक्सेन, ठीक है, जो इसी के साथ इसका फ्रेंड है नेप्रोक्सेन। और इंडिकेशन तो इसकी बहुत है जी, जितनी मर्जी ले लो, बाल्टी भर भर के, बॉक्स भर भर के। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, डिस्मनोरिया, ये तो पक्का 3 तो याद हो गए होंगे आपको पढ़ते पढ़ते, लेक्चर लगाते लगाते। मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लेमेशन लिख दो, जनरल एक टर्म। टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर, अगर किसी का दांत निकालना है कि आपने किसी अपनी सहेली के मुक्का मारा, उसका दांत निकल गया, तो वो एनसेड ड्रग लेगी। पोस्टमार्टम स्वेलिंग, अगर डिलीवरी होने के बाद स्वेलिंग जो है आप देखोगे उसमें गायनिकोलॉजिकल वार्ड में, लेबर रूम में, वहाँ पे दी जाती है। इन्फ्लामेशन आफ्टर द वसेक्टमी, अगर वास डेफरेंस को कट ऑफ किया गया है उसके बाद ये ड्रग जो है कॉमनली यूज होता है जी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है सीखा और दिमाग में रखना है। हर एक कैटेगरी को अंडरलाइन करो मार्कर के साथ, हाइलाइटर के साथ, और समझो। चैप्टर वाइज एक अपना खुद की पतली सी एक डायरी नोटबुक तैयार कर लो, अपना 50 रुपये की, 30 रुपये की। लाइफ लॉन्ग मौज रहेगी, लाइफ लॉन्ग, आपको ड्रग्स भूलेंगे नहीं। बच्चे जस्ट ईयर पास करने के लिए, एग्जाम याद करने के लिए रट्टे पे रट्टा मार रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जीआई अपसेट पहले से हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, ब्रोंकोस्पाज्म हो, तो सभी को पता है कि एस्थमा भी जो है वो हमारा एक रिवर्सिबल वो है, क्या बोलते हैं जी, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल डिजीज़ है एस्थमा, जिसमें हमारे जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाती है। बट होती किसके कारण है? यस प्लीज़, कॉक्स-1 के कारण। तो यहाँ पे अगर हमने एनसेड ड्रग्स दिए तो एस्थमा भी जो है वो ट्रीट हो सकता है, एस्थमा जो है, ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो ट्रीट हो सकता है।
ठीक है ना। तो जब हमने ये ड्रग जो है एडमिनिस्टर करना है तो हमने सबसे पहले पेशेंट को ड्रग को प्रॉपरली स्टोर करने के बारे में बताना है कि स्टोर जो है आप इसको रूम टेम्परेचर में कीजिए और अपना जो है सही टाइम पे सही डोज लीजिए, तभी इसका ब्लड के अंदर लेवल बना रहेगा और इसका जो इफेक्ट है वो भी बना रहेगा। हमने इसको जो है बहुत केयरफुली प्रेगनेंसी में यूज़ करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में, ओल्ड एज में और बच्चों के मामले में, ठीक है जी। और इसको भी है जो वो एम्प्टी स्टमक नहीं लिया जाता, खाली पेट, और फुल जो है मील्स के साथ ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। और पेशेंट जो है वो पूरी तरह हाइड्रेटेड अपना अपने आप को रखे, उसको रहना चाहिए। और जब हम डोज की बात करते हैं तो डोज है इसकी जो है 4 mg पर ml, 4 mg पर ml इसकी डोज है जी, जो कि 0.9% सोडियम क्लोराइड, जिसको आप ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं, उसमें डाल के दिए जाती है। हमारी जो है ये ड्रग आइब्यूप्रोफेन, ठीक है, नेप्रोक्सेन, ये जो ड्रग्स हैं यूज़ की जाती हैं। हमेशा की तरह नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, रीनल डिजीज़, लिवर डिजीज़ के मामले में, कार्डियक डिजीज़ के मामले में आप कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स आप जोड़ सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जोड़ दीजिए, तो स्किन रैश जोड़ दीजिए, 5-6 तो आप पक्का अपने चैप्टर में तैयार कर लीजिए, हर एक में फिट हो सकते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी जोड़ दीजिए कि उसको चेक करना है। और पेशेंट की जो सीबीसी रिपोर्ट है वो भी हमने यहाँ पे दिमाग में रखनी होती है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो ब्लड लेवल है वो कितना आ रहा है और उसका क्रेटिनिन लेवल जो है वो कितना आ रहा है। जब उसके फैमिली ने कुछ पूछ लिया आपसे तो बताना है आपने फैमिली मेंबर्स को हेल्थ एजुकेशन के अंडर कि अगर जनरल एडिमा प्रेजेंट है और ब्लड आ रहा है, हेमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, और पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पे हमने जो है पेशेंट को अपने आप को सन ग्लासेस लगा के, ठीक है, सनस्क्रीन लोशन लगा के जो है प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थे हमारे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स जो कि COX-1 एंड COX-2 पे काम करते हैं। अब हमारा जो लेक्चर है वो शिफ्ट करेगा अबाउट दी प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ओनली विच ड्रग्स विच एक्ट ऑन दी COX-2 के ऊपर काम करते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज निमेसुलाइड। निमेसुलाइड के बारे में सभी ने सुना होगा, निमेसुलाइड। ये भी ड्रग्स जो हैं पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। डिक्लोफेनेक सोडियम, निमेसुलाइड, डिक्लोफेनेक सोडियम सभी को पता होगा, इंडिया में सभी को पता होगा डिक्लोफेनेक सोडियम। डिक्लो ले लो, डिक्लो ले लो, मैंने कौन सी ड्रग ले ली, डिक्लो ले ली, ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये ड्रग्स जो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग को कम करते हैं। और ये स्पोर्ट्स इंजरी में, यस, स्पोर्ट्स इंजरी में खेलते खेलते चोट लग गई, ईयर नोज थ्रॉट इन्फेक्शन है, यानी कि ENT वार्ड, डेंटल सर्जरी, डेंटल हमारा जो प्रोसीजर है वहाँ पे बड़े कॉमनली यूज़ होती है। इसके बाद साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी मैक्सिमम वही हैं, बस यहाँ पे थोड़े से ऐड हो जाएंगे। लूज मोशन यानी कि डायरिया, हेपेटिक फेलियर, हार्ट बर्न यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा डिक्लोफेनेक सोडियम एंड निमेसुलाइड जो ड्रग है, ये हमारा जो ड्रग है दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ वी कैन से सिलेक्टिव COX-2 के ऊपर जो काम कर रही है, ठीक है जी। अब जाते जाते हम डिस्कस करेंगे पैरासीटामोल के बारे में भी। ये कैसे बच सकती है हमारे से पैरासीटामोल? नर्सिंग मास्टर्स के स्टूडेंट से कुछ बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। पैरासीटामोल, PCM, अखबार जैसी हेडिंग में लिख दो भाई साहब, PCM। ये जो PCM है ये एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक है। कैसा एंटीबायोटिक है? देखो, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन। हमारा जो PCM है ये इन्फ्लामेशन को कम नहीं करता, ये पेन किलर है, ठीक है, पेन किलर है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। और ये जो ड्रग है हमारा एसिटामिनोफेन, ये डेंगू के लिए भी बहुत कॉमनली यूज होता है, डेंगू के लिए जिसको इंडिया में बोला जाता है डेंगू। और ये जो ड्रग है हमारा 500 mg उसमें कैप्सूल्स में प्रेजेंट है, टैबलेट्स में प्रेजेंट है मार्केट में,
और इसका जो इंजेक्शन है वो 1000 mg पर ml, 1 ग्राम पर ml अप्रॉक्सीमेट हो गया, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और ये पेन को ब्लॉक करते हुए हमारे एनाल्जेसिक का काम करता है, एनाल्जेसिक काम। बट आपने हमेशा वही बात याद रखनी है कि जो कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, वो वही की वही बनी रहेगी, ब्रेन को सेंसेस जो हैं जानी बंद हो जाएंगी। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन को कम करते हुए ये जो हमारी पीसीएम है ये वेजोडाइलेशन करेगी। अब जब वेजोडाइलेशन हो रही है, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, ये वाली, ये यहाँ पे हमारे एंडोथेलियल सेल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए। मान लो हम इनको दूर दूर कर देते हैं, ठीक है, नीचे नॉर्मल दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, इनको दूर दूर बना दिया, इनके बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया। तो इस गैप से जो फ्लूइड है वो बाहर जा सकेगा, कैपिलरी फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू बाहर जाएगा। ऑब्वियस है, वेजोडाइलेशन आप सभी को पता ही है स्किन के अंदर क्या क्रिएट करती है, स्वेटिंग क्रिएट होगी, और जिससे मेरी बॉडी के अंदर जो फीवर है वो कम होगा। इवेपोरेशन होगी तो हमारा जो रेडिएशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन, आपने वो पढ़े हैं हीट वाले स्किन वाले चैप्टर में, एनाटॉमी में, तो हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी डाल दो तो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह बॉडी जो है स्वेटिंग करती हुई अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेती है, डिक्रीज कर लेती है। पीसीएम वेजोडाइलेशन होती है हमेशा की तरह कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड हेपेटिक फेलियर। अल्कोहलिज्म के पेशेंट में यहाँ पे हमने इसको बड़ी ध्यान से जो है वो देनी है। और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हमने यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखनी है कि पेशेंट जो है एक पूरे पानी के गिलास के साथ, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ इसको ले, और इसकी कोई ज़्यादा जो है सिरप की जो डाइल्यूशन है, पैरासीटामोल सिरप जो बेबीज़ के लिए आती है, किड्स के लिए आती है, उसकी डाइल्यूशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। और जो भी अपना सस्पेंशन है, जो भी सिरप बच चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उसको हमने डिस्कार्ड करना है, और इसको जो है क्रश नहीं किया जाता टैबलेट्स को, सीधा जो है कंज्यूम किया जाता है, स्वेलो किया जाता है। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। हाइपर सेंसिटिविटी, क्या बात है, ऐसे किया करो, अभी मेरे को पता है। सीजर्स आ सकते हैं। सीजर के ऊपर हमारी पहले से एक वीडियो है जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ इस ड्रग्स के बारे में बताया है। जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। न्यूट्रोपेनिया, प्लेटलेट्स की जो है हम न्यूट्रोफिल्स की जो है कमी यहाँ पे हो सकती है। एंड साथ में हो सकता है यहाँ पे अनीमिया, आरबीसी की डेथ जो है यहाँ पे हो सकती है। तो हमने देखा कि डिस्निया और हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरसेंसिटिविटी यहाँ पे हो सकती है। तो पेशेंट को रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज लेने को नहीं बोला जाता, और बोला जाता है कि आप जो है इनटेक आउटपुट मेंटेन कीजिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपने यहाँ पे जो है बताना है, तो हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। तो आई होप कि जो है ये टॉपिक एनसेड्स का आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया होगा, तय लग चुकी होगी, और आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको मेरा हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे जो हैं लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी पूरी सीरीज़ फार्माकोलॉजी की आपको देखनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सब्सक्राइब करनी चाहिए, और लाइक तो जी एक बनता है, ठीक है। आपके सर जो हैं बड़ी मेहनत से ये लेक्चर्स बनाते हैं, कई सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट मैक्सिमम of best knowledge. Thank you for watching this video.